सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग अपने यूनिट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स का पार्ट है उसको इस वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आने वाले जो हमारा दिसंबर का एग्जामिनेशन है उसमें जो भी एस्पिरेंट्स अपेयर करने वाले हैं उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर वो एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो ढूंढ रहे हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग को लैंड चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है। तो यहाँ पे लेबर की बात की गई है, इसमें एम्प्लॉयज़ से लेकर के मैनेजर सभी आ जाते हैं। उनको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट बोथ कैन अचीव दियर गोल्स। अब उसके बाद कर लेते हैं इसकी नेचर की। सबसे पहला होता है परवेशिव फंक्शंस, मतलब ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए ही चाहिए। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी लोग चाहिए, मिडिल लेवल पे भी चाहिए, लोअर लेवल पे भी चाहिए। उसके बाद एक्शन ओरिएंटेड, यहाँ पे हम लोग एक्शन ओरिएंटेड रहता है, मतलब कि रिक्रूटमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्शन लेते हैं। उसके बाद फ्यूचर ओरिएंटेड में एक तरह से एम्प्लॉयज़ के हम लोग रिक्रूट करते हैं तो कहीं ना फ्यूचर ग्रोथ को देख के ही करते हैं। उसके बाद आता है पीपल ओरिएंटेड। अब क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं तो इसको कहा गया है पीपल ओरिएंटेड। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। अब हम लोग कहीं ना कहीं जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ले रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ एचआर में सबसे पहला आता है इसका मैनेजरियल लेवल पे जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और इसमें स्टाफिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी। उसके बाद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजरियल लेवल पे आता है। उसके बाद ऑपरेटिव फंक्शन में अब इसके बाद जैसे कि मान लो एम्प्लॉयज़ आ गए, अब क्या करना है, वो एम्प्लॉयज़ के लिए करना है। जैसे कि उसमें आ गया डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना। ये होगा कैसे, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद कंपनसेशन, उनको अच्छा पे करके मेंटेनेंस, उनकी वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखना ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। उसके बाद पर्सनल रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड करना क्या क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है उसको करना। उसके बाद एडवर्टाइजिंग फंक्शन, एडवाइसरी फंक्शन में ये आता है कि जो पर्सनल मैनेजर्स हैं, मतलब कि जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स को एडवाइस करते हैं, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजर्स का कनेक्ट एक तरह से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे, वर्कर्स से रहता है, तो उनको ज़्यादा डिटेल पता होती है। उसके बाद आता है ये हेड को भी एक तरह से एडवाइस करते हैं, जैसे कि सेल्स के हेड हो गए हमारे, और जो भी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उनको भी एडवाइस करते हैं। उसके बाद आता है गाइस हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को किन किन तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली बिगनिंग पे चीज़ें जो होती हैं उसकी बात की गई है। जैसे सबसे पहले रिक्रूटमेंट करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन डालेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनको उनकी जगह पे हम लोग इस तरह के स्टाफिंग कर देंगे। उसके बाद रिट्रेंचमेंट, मतलब कि देखना है कि वो एक तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, जो नीड है, अगर नहीं करेंगे तो उनको निकाल देंगे। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सबसे पहला आता है, नाम से ही डेवलपमेंट पता चल रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट की बात की गई है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको अच्छा ट्रेनिंग देना और एक तरह से उनकी डेवलपमेंट को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, चेक करना कि वो एक्सपेक्टेड उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन, जो स्किल सेट चाहिए जॉब के लिए उनमें है कि नहीं है। उसके बाद कैरियर डेवलपमेंट मतलब कि एक तरह से उनका ओवरऑल देखना कि वो किन किन जगह पे काम किए हैं, मतलब कि अपने कैरियर में जो भी जगह वर्क किया है उसने। उसके बाद इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में हमको देखना है, सबसे पहला आता है ट्रेड यूनियन, मतलब कि हर एक एम्प्लॉयज़ को यूनाइट करके चलना, वर्कर्स को सबको एक तरह से यूनाइट करके चलना। उसके बाद लेबर वेलफेयर, यहाँ पे लेबर की वेलफेयर की बात की गई है। उसके बाद आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहाँ पे एक तरह से लेबर को अच्छा पे करना उसकी बात की गई है, वर्कर अपना 100% दे ऑर्गेनाइजेशन में। वर्कर्स पार्टिसिपेशन, एक तरह से जब हम लोग वर्कर्स का भी डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से सुपीरियर फील करेंगे, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छे से अपना 100% देंगे। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को कम करना, ताकि एक तरह से हारमोनी में सब इंडस्ट्रीज काम करें और अच्छा ग्रोथ हो। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वही टॉपिक हो गया ऊपर वाला ही, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छा बना के चलना ताकि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। गाइस, अगला टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनल या फिर एचआर मैनेजर। इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल क्वालिटी में यही आता है कि स्ट्रेंथ और हाइट वगैरह, जैसे कि कोई भी मैनेजर है तो उसकी आवाज़ एनर्जेटिक होनी चाहिए, तभी भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे। पता लगा वो बोल रहा है और सारे एम्प्लॉयज़ को सुनाई नहीं पड़ रहा। गाइस, अगला टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनल या फिर एचआर मैनेजर। सबसे पहला आता है इसमें फिजिकल क्वालिटी, इसमें हाइट, स्ट्रेंथ और ये सब आ जाता है कि एक एम्प्लॉयज़ की बेसिकली एनर्जी कैसी है, एनर्जेटिक है वो नहीं है। अगर वो एनर्जेटिक रहेगा तभी तो एम्प्लॉयज़ एनर्जेटिक रहेंगे। उसके बाद आता है मोरल क्वालिटी,
मोरल क्वालिटी में एक मैनेजर का मोरल क्या है, मतलब वो उसकी थिंकिंग क्या है, इधर सोशल या फिर प्रॉफिट। और उसके बाद आता है मेंटल क्वालिटी। मेंटल क्वालिटी में ये बताया गया है कि एक इंसान की एक तरह से एनालिटिकल स्किल्स कैसी है, सेंस ऑफ जजमेंट कैसा है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में ये बताया गया कि कितना नॉलेज है एक मैनेजर को उस जनरल फील्ड के बारे में। उसके बाद आता है टेक्निकल क्वालिटीज़। टेक्निकल क्वालिटीज़ में ये बताया गया कि एक मैनेजर को क्या न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन पता है जो अभी मार्केट में चल रही है या फिर नहीं। उसके बाद आता है पर्सनल क्वालिटीज़। इसमें आ जाता है इमोशनल स्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस और एनालिटिकल स्किल्स। उसके बाद जॉब रिलेटेड क्वालिटीज़, इसमें वही टेक्निकल ट्रेनिंग और उसका एक्सपीरियंस कैसे, उसको टेक्निकल नॉलेज पता है कि नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी क्या है। प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स में आ जाता है उसकी नेगोशिएशन स्किल। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, लार्ज स्केल पे होता है उसकी नेगोशिएशन स्किल, एम्पैथिक और ट्रस्टवर्दी। गाइस अगला टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें बताया गया कि ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग कैसे अच्छे एक पोजीशन करना, मतलब उनको लाना, उनका यूटिलाइजेशन करना, उनका यूज़ करना और उनके लिए इम्प्रूवमेंट करना और उनको प्रिजर्व करके रखना फ्यूचर के लिए, ताकि वो आगे भी काम आ सकें। ये मेक श्योर करता है कि राइट नंबर ऑफ पीपल जो राइट क्वालिफिकेशन और एबिलिटी रखते हैं उनको राइट प्लेस पे रखना एंड ऑन राइट टाइम पे। उसके बाद आता है इसका नेचर क्या होता है। ये एलिमिनेट करता है जो भी गैप है डिमांड और सप्लाई में उसको, और डिटरमाइन करता है कि कौन सी पोजीशन फॉर्म में खाली है और वो फिल होनी है। और ये इनिशिएट मतलब हेल्प करता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका होता है सबसे पहले ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग HR। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है वो उसका अच्छे से एटमोस्ट यूज़ करना। उसके बाद लेवल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्लानिंग। इसका ऑब्जेक्टिव होता है लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्लानिंग, मतलब देखना किस लेवल पे हमें रिक्रूटमेंट करना है। उसके बाद तीसरा आता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जो हमारी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होने वाली है HR की वो पहले से ही जान के रखना ताकि हम लोग एडवांस में उसको करके रखें। उसके बाद आता है कंट्रोल मेजर्स, किस तरह से कंट्रोल करना है ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये कॉन्सेप्ट है जब राइट पर्सन राइट क्वालिफिकेशन एबिलिटी के साथ राइट प्लेस पे रख दिया जाए और राइट टाइम पे, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब उसके बाद टॉपिक आता है इस कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है इंटरनल फैक्टर में आता है स्ट्रैटेजीज़। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं ये अफेक्ट करता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स की क्या पॉलिसीज़ है वो इफेक्ट करता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑपरेशन पॉलिसी, आपकी कैसी पॉलिसी है प्रोडक्शन का, वो भी इम्पेक्ट करता है वेदर इधर ऑन लार्ज स्केल इधर ऑन स्मॉल स्केल। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ फॉर्मल मेंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ इनफॉर्मल मेंबर्स, तो ये भी इफेक्ट करता है। नंबर ऑफ फॉर्मल मेंबर ज़्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन अच्छी वर्क करेगी। उसके बाद आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारे बिजनेस के आसपास के एनवायरनमेंट, जो भी हमारी डिमांड हो गई कस्टमर्स की, कोई भी गवर्नमेंट की नई पॉलिसी हो गई, ये बिजनेस एनवायरनमेंट सब आता है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई नई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई, ये सब देखते हुए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी और टैक्सेस को कंसीडर किया जाता है। और इंटरनेशनल फैक्टर, जैसे मान लो आपको अब्रॉड में बिजनेस करना हो तो इंटरनेशनल फैक्टर्स में ये देखा जाता है कि आप वेदर एम्प्लॉयज़ आप अपने कंट्री से लेके जाओगे कि वहीं के एम्प्लॉयज़ को ही उस बिज़नेस में रखोगे। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें अब इसको लाइन टू लाइन, क्योंकि ये प्रोसेस है तो एक के बाद एक इसी सीक्वेंस में आएगा। इसका सबसे पहला है प्रोसेस डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ HR प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना कि आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद करंट HR इन्वेंटरी, अभी करंट सिनेरियो में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। फॉरकास्टिंग डिमांड, जो फ्यूचर में डिमांड और सप्लाई होने वाली है उसको देखना, उसी के अकॉर्डिंग ये गैप ढूंढना कि डिमांड और सप्लाई में कितना गैप आता है। उसके बाद एक्शन प्लान फॉर रीडिप्लॉयमेंट, ये देखना कि कितने लोगों को हमको ग्रुप एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। डिटरमाइनिंग जॉब रिक्वायरमेंट फॉर पोजीशन टू बी फुलफिल्ड, एक तरह से ये देखना कि जो हमारी पोजीशंस खाली हैं वहाँ पे कैसी स्किल सेट चाहिए उस जॉब के लिए। एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाना, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आखिर में उनको रिक्रूट करके उनका अच्छी ट्रेनिंग देना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म करें। गाइस अगला टॉपिक है हमारा HR डिमांड फॉरकास्ट। जहाँ भी ये वर्ड दिख जाए आपको ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है हमें फ्यूचर की कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ेगी और उनमें क्या क्या स्किल
स्किल सेट होनी चाहिए। इसमें आता है अगला टॉपिक टेक्निक ऑफ एचआर डिमांड फॉरकास्ट, जिसमें सबसे पहला आता है मैनेजरियल जजमेंट। यहाँ पे एक मैनेजर अपने वर्कलोड को दिमाग में रखते हुए डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए। उसके बाद आता है वर्क स्टडी मेथड, इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने लॉन्ग ऑपरेशन होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डिसीजन होता है। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस में एक डाटा को ध्यान में रखते हुए एक तरह से हम लोग पता लगाते हैं। उसके बाद मार्कर एनालिसिस में करंट बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन का देखते हुए फ्यूचर बिहेवियर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद डेल्फी मेथड में एक पैनल जो होता है एक्सपर्टीज़ का, उसको डाटा दे दिया जाता है, वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की नीड होगी। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है। जैसे मान लो एम्प्लॉयज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि डिपेंडेंट है वर्क पे, और वर्क इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एम्प्लॉयज़ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि वर्क पे डिपेंडेंट है। तो जितना ज़्यादा वर्क होगा उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमको रखने पड़ेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें भी वही चीज़ बताई गई है। इसकी बेसिकली आपको सिर्फ नाम याद रखने, डिटेल में नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक जॉब एनालिसिस। अब इसको ध्यान में रखते हुए जॉब एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें ये बताया गया है कि डीपली स्टडी करना, एग्जामिन करना और डाटा कलेक्ट करना कि हमको एक तरह से एक जॉब के लिए किस किस कंपोनेंट और किस किस स्किल सेट की नीड है, और ये एक तरह से एक ऑफिसर के द्वारा किया जाता है जो उसी के लिए ट्रेन किया जाता है, उसे को हम लोग एनालिस्ट कहते हैं। और यहाँ पे इसका एक तरह से हियरार्की है। सबसे पहला था एलिमेंट। एक बड़े काम को जब छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देना उसको एलिमेंट बोलते हैं। ड्यूटी, जब नंबर ऑफ टास्क को एक ग्रुप में ला दें तो उसको ड्यूटी बोलते हैं। टास्क जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए परफॉर्म किया जाता है। पोजीशन, जब एक पर्सन एक या एक से ज़्यादा ड्यूटी परफॉर्म की उसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं। जॉब एक तरह से एक टाइप ऑफ पोजीशन है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब फैमिली, जब एक ही टाइप ऑफ टास्क, एक तरह से क्या कहते हैं, एक ही टाइप ऑफ जॉब जब कई लोग परफॉर्म करें उसको बोलते हैं जॉब फैमिली। एक जगह रख दिया जाए। ऑक्यूपेशन, मतलब कि जब एक तरह के जॉब कई लोग परफॉर्म करें उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। कैरियर, एक एम्प्लॉय जब से एक तरह से काम करना चालू किया है, अभी तक वो किस किस कंपनीज में काम किया, उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को हम लोग कैरियर बोलते हैं। उसके बाद स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस में सबसे पहले आता है डिटरमाइन करना कि जॉब एनालिसिस का हमको यूजेस क्या क्या है। उसके बाद कलेक्शन करना, बैकग्राउंड, मतलब कि एक कंपनी की क्या क्या बैकग्राउंड रही है उसकी इन्फॉर्मेशन लेना। सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर एनालिसिस, जॉब को सेलेक्ट करना कि किस जॉब के लिए हमको बेसिकली एनालिसिस करना है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा कलेक्ट करना। उसके बाद इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ये जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्क पर ध्यान दिया जाता है और जॉब स्पेसिफिकेशन में ये पीपल ओरिएंटेड होता है। आगे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, अगला टॉपिक है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं। डिटेल्स में होता है जॉब की टाइटल, समरी ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, वर्किंग कंडीशन ऑफ जॉब से रिलेटेड क्या क्या है, और जो रिक्वायर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं वो आते हैं। इसके एलिमेंट्स होते हैं जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, मशीन्स टू बी यूज, वर्किंग कंडीशंस, जॉब ड्यूटीज़ और हजार्स, मतलब कि रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है। इस जॉब स्पेसिफिकेशन में बताया गया है हमारा कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ एक पर्सन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जॉब से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और यहाँ पे पर्सन पे फोकस किया गया है कि इंसान में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें आता है क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, फिजिकल एबिलिटीज़ और इमोशनल, ये सब आता है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन में। हम लोग जॉब डिज़ाइन बेसिकली जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो पर्सन में क्वालिटीज़ है, उन दोनों का एक तरह से मैचअप करना। इसका मेन पर्पस होता है इंटीग्रेट करना इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन से। इस सबसे पहला मेथड आता है जॉब डिज़ाइन का जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब को सिंप्लीफाई करना बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर टास्क। एक जॉब को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना ताकि हमारी कॉस्ट कम लगे और एफिशिएंसी आए। दूसरा है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में बेसिकली वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होता है। एक एम्प्लॉय का मतलब वो जिस लेवल पे काम कर रहा है उससे ऊपर के लेवल का काम दे के उसको बाय एडिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड स्किल वैरायटी। उसके बाद आता है डी जॉबिंग। अब कोई एम्प्लॉय है, मान लो अगर वो एक लेवल पे काम कर रहा है, वो जिस रूटीन से काम कर रहा है, जिस स्किल सेट से काम कर रहा है, जिस ट्रेडिशनल मेथड से काम कर रहा है, उसको उससे ऊपर का काम देना ताकि उसका डेवलपमेंट हो। जब स्पेशलाइजेशन, इसका नाम से ही पता चल रहा है, स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ में हासिल करना। तो यहाँ पे वही बात हुई कि एक काम को इतने लार्जर स्केल से करना, मतलब लार्जर रोल से करना कि आप उसमें एक्सपर्टीज़ बन जाओ ओवर द टाइम। उसके बाद आता है जॉब रोटेशन। एक एम्प्लॉय को अलग अलग फील्ड की जॉब कराना ताकि उसको एक्सपीरियंस गेन हो। जॉब एनलार्जमेंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल के काम दिए जाते हैं, मतलब कि जिस लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहा है उसी लेवल का उसको काम दिया जाएगा। फ्लेक्सी टाइम में बताया गया कि आप चाहे लेट में आओ चाहे जल्दी जाओ, लेकिन आपको एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स का
ड्यूरेशन का काम ऑर्गेनाइजेशन में करना ही पड़ेगा। गाइस अगला टॉपिक है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब डिज़ाइनिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि क्वालिटीज़ और जॉब के नीड के अकॉर्डिंग लोगों को वहाँ पे प्लेस करना। अब देखना है कि क्या एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर भी पा रहे हैं या नहीं, ये जॉब इवैल्यूएशन में होता है। इसको मेज़र करने का 2 तरीका होता है, क्वांटिटेटिव मेथड और नॉन क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में सबसे पहला आता है पॉइंट रीडिंग। इसमें हम लोग एनालिटिकल तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं। दूसरे में आता है एक तरह से मॉनिटरी स्केल के बेसिस पे हम लोग रैंकिंग करते हैं जॉब की। और दूसरे नॉन क्वांटिटेटिव मेथड में आता है सबसे पहले रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में हम लोग डिफ़िकल्टी के बेसिस पे जॉब की रैंकिंग करते हैं। जॉब क्वालिफिकेशन में हम लोग करते हैं कि साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जॉब के, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जॉब है उनको एक जगह प्लेस करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं जॉब ग्रेड। अगला टॉपिक आता है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब कि एक तरह से जितने भी जॉब्स वैकेंट हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उन सब के लिए वैकेंसी निकालना, या फिर एक तरह से लोगों को लुभाना, अट्रैक्ट करना, इंड्यूस करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं, सो कि हमको पता लग जाए कि इतने लोग अप्लाई करने वाले हैं। इसका सबसे पहला सोर्सेज होता है इसका इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट होगा। इसमें बाहर से किसी को भी नहीं लिया जाएगा। इसमें सबसे पहला आता है प्रमोशन। कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसका प्रमोशन कर देना, किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर देना एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ब्रांच पे। तीसरा आता है रिक्रूटमेंट फॉर्मर एम्प्लॉय। कोई भी पुराना एम्प्लॉय है उसको रिक्रूट कर लेना। एम्प्लॉय रिफरल, एम्प्लॉय के रिफरल से, जैसे मान लो रिफरल उसका कोई भी अच्छा जान पहचान वाला, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी एबिलिटी हो तो उसके रिफरल पे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस एप्लीकेशन कोई हमारे पास पड़ी हो उसमें से कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले। इसमें सबसे पहला आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो गवर्नमेंट की बॉडी होती है बेसिकली, जो कि एक मिडिल मैन की तरह काम करती है ऑर्गेनाइजेशन और जॉब सीकर्स के बीच में, जो कि हमें डायरेक्ट जॉब मतलब जो जॉब सीकर्स हैं उनको ला के दे देती है। कैंपस रिक्रूटमेंट, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके वहाँ से डायरेक्ट जो ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उनको उठा लाती हैं। उसके बाद जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ये कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ये विलेज से जितने भी लेबर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो हम लोग वहाँ से भी एक्सटर्नल जो सब रिक्रूटमेंट एक तरह से कर सकते हैं। उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू करके जॉब में उनको ले लेना है। एडवर्टीजमेंट, न्यूज़ एंड टेलीविज़न पे लाना। उसके बाद कैजुअल कॉलर्स, ये वही प्रीवियस एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि जितने भी प्रीवियस एप्लीकेशन एक कंपनी के पास ऑलरेडी होती है, जो एक तरह से जो एक्सटर्नल जो बाहर के लोग हैं वो छोड़ के चले जाते हैं रिसेप्शन पे, तो हम लोग उनसे भी बुला सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। सबसे पहले आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब कि एक जो थर्ड पार्टी है उसको रिक्रूटमेंट का काम दे देना कि वो हम लोगों को एक तरह से एम्प्लॉय ढूंढ के दे। पाउचिंग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि एक तरह से जो हमारा कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको ले आना। ये रिक्रूटमेंट मतलब कि ऑनलाइन तरीके से रिक्रूटमेंट करना जिससे कि हमारा कॉस्ट बचे और कम टाइम में भी हो जाए। ये रिक्रूटमेंट कहलाता है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। गाइस अगला टॉपिक है हमारा सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट करने के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। सिलेक्शन में हम लोग जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा उस पोस्ट के लिए उसी को लिया जाएगा जो कि पोस्ट वैकेंट है हमारी। और इसमें सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस आता है इसका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इस स्टेज पे हम लोग जितने भी कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल ही नहीं है जॉब के लिए उनको हटा देते हैं। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट करते हैं उनका। सिलेक्शन टेस्ट करने के बाद उनका इंटरव्यू होता है। उसके बाद उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है। रेफरेंस मतलब वो किसके थ्रू यहाँ पे आए हैं, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन कि उनको वेदर रखना है या नहीं रखना है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उनका। देन जॉब ऑफर कर दी जाती है उनको। उसके बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाता है कितने ड्यूरेशन तक वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। इंडक्शन एंड ट्रेनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो नए न्यू कमर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम किया जाता है, ओरिएंटेशन किया जाता है उनका। इसमें जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से उनको एक तरह से एक व्यू दिया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनको बताया जाता है। वेलफेयर सेफ्टी मेजर्स उनको बताए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विज़न क्या है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम्स कितने होते हैं। पहला आता है इनफॉर्मल या फिर अनप्लान्ड इंडक्शन। इसमें एक तरह से इनफॉर्मल वे से मतलब कि स्मॉल जितने भी इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए होता है। और ये इमीडिएट जॉब जैसे मतलब कि
तुरंत लाए एम्प्लॉय को तुरंत एक तरह से करवा दिया जाता है बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से। उसके बाद आता है फॉर्मल में ये लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज एंटरप्राइजेस में होता है और यहाँ पे एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ओरिएंटेशन करवाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरह से एक स्पेसिफिक टेक्निक से रिलेटेड होता है। जैसे एम्प्लॉय आया, उसको कोई भी नई टेक्निक आई तो उसको उसकी ट्रेनिंग दे दी, बस बात ख़त्म। लेकिन डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल पे सब पे काम होता है। और यहाँ पे ये मोस्ट, अब क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निक से रिलेटेड ही एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है तो ये टेक्निकल स्टाफ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। लेकिन डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है तो ये मैनेजर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। उसके बाद आता है टाइम ओरिएंटेड, क्योंकि ये बहुत ही इसका एक टेक्निक से रिलेटेड है तो यहाँ पे बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि इसका लिमिटेड कवरेज है ना, इसी वजह से यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके बाद आता है सेंटर्ड, ये वर्क सेंटर्ड है और ये पर्सन सेंटर्ड है क्योंकि यहाँ पे पर्सन के डेवलपमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे वर्क से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है। उसके बाद फोकस इसका होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा किया जाए और यहाँ पे इसका फोकस होता है कि प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए कि एम्प्लॉय के साथ साथ पर्सन का कैसे डेवलपमेंट होगा। अगला टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें बताया गया है कि हम एम्प्लॉयज़ को किस मेथड से ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसमें पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उससे पहले बात करते हैं कि ट्रेनिंग किसे कहते हैं। ट्रेनिंग अभी हमने देखा ही है, ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय के को जब एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए नॉलेज और स्किल से देना, उसी को ट्रेनिंग बोलते हैं। अभी ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब टू टाइप्स की होती है। ऑन द जॉब मतलब कि जब जॉब के साथ एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया है। ऑफ द जॉब मतलब कि जॉब से हटा के उसको स्पेसिफिक जब ट्रेनिंग दी जाए तो उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहला आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक वर्कर को दिया जाता है और एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा मेंटरिंग। मेंटरिंग बेसिकली एक एम्प्लॉय को मेंटर करना काम करते टाइम। उसके बाद कोचिंग 1-to-1 दी जाती है। उसके बाद इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जितने भी इंटर्न्स होते हैं उनकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं वो भेजती है एक यूनिट के पास कि उनको एक तरह से प्रोफेशन की जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में सीखना, कन्वर्ट करना। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और ये पेड भी हो सकती है और नॉन पेड भी हो सकती है, लेकिन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो होती है वो पेड होती है। उसके बाद आता है जॉब इंस्ट्रक्शन। जॉब इंस्ट्रक्शन में बेसिकली जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको एक तरह से एक कोवर्कर दिया जाता है काम सिखाने के लिए कि जो बोलेगा वही वो लोग करेंगे। जॉब रोटेशन में एक एम्प्लॉय को अलग अलग फील्ड के जॉब करवाए जाते हैं ताकि उसको एक एक्सपीरियंस हो जॉब का। उसके बाद आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहला आता है क्लासरूम लेक्चर, मतलब कि जो कोई एम्प्लॉय होगा उसको एक क्लासरूम में भेजा जाएगा लेक्चर लेने के लिए जहाँ पे वो और सबको सिखाएगा। उसके बाद वेस्टेबल ट्रेनिंग। वेस्टेबल ट्रेनिंग में एक डमी मॉडल पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लो कोई अकाउंटेंट है, उसको सबसे पहले ओरिजिनल रजिस्टर नहीं दी जाती है, उसको सबसे पहले डमी रजिस्टर पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। जब वो एक्सपर्ट हो जाता है तब उसको ओरिजिनल रजिस्टर पे भेजा जाता है। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग जो ऐप्स हैं उसमें हम लोग एक तरह से डमी ट्रेडिंग मतलब कि ऐसे डुप्लीकेट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तब उसके बाद जाके हम लोग रियल करते हैं ताकि कोई भी लॉसेस नहीं देखने मिले हमको। 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मेथड्स में ये बताया गया है कि आपने ट्रेनिंग दे दी तो उससे एम्प्लॉयज़ को मतलब वो सीख भी पाए कि नहीं सीख पाए, इसमें यही बताया गया है। इसमें 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला आता है रिएक्शन। रिएक्शन में ये देखा जाता है कि जो ट्रेनिंग दी गई वो सफिशिएंट थी कि नहीं, लर्निंग में मतलब कितना वो एम्प्लॉय कैच करने की उसकी कैपेबिलिटी बताई गई है। 3rd लेवल में बिहेवियर कि एक तरह से ट्रेनिंग देने के बाद उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिजल्ट मतलब कि वो उस ट्रेनिंग को कहाँ कहाँ अप्लाई करेगा, उससे रिजल्ट क्या क्या वो मतलब कि अवेलेबल करेगा। उसके बाद आता है सक्सेसिव प्लानिंग। सक्सेसिव प्लानिंग वो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट की कोई भी सीट खाली हो रही है तो जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट है उनको उनकी परफॉर्मेंस को पहले से इवैल्यूएट करके रखना कि उस टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक तरह से उनका प्रमोशन कर देना पहले से। एम्प्लॉयज़ का जब रिकॉर्ड रहेगा तो उसमें एक ये डाटा रहेगा कि कौन सा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, उसी को उठा के हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट वाली पोस्ट पे रख देंगे। उसके बाद रिप्लेसमेंट प्लानिंग। रिप्लेसमेंट प्लानिंग में ये बताया गया है कि जैसे कि मान लो
कोई एम्प्लॉय है अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रहा है तो उसकी जगह दूसरे एम्प्लॉय को हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया गया है। गाइस अगला टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया गया है कि हम लोग किस तरह से एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला मेथड आता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले हम लोग ग्रेडिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ की ग्रेडिंग मेथड से, उसके बाद रैंकिंग करते हैं रैंकिंग मेथड से, उसके बाद पेयर्ड कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, उसको दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर किया, उससे जो निकल के आया फिर उसको तीसरे से कंपेयर करेंगे, जो उससे निकल के आएगा उसको चौथे से कंपेयर करेंगे। ये मेथड यहाँ पे होता है। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सेम इसी की तरह है। उसके बाद आता है मॉडर्न मेथड में। मॉडर्न मेथड में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब ये है कि जो एक तरह से एम्प्लॉय क्या वो इंट्यूशन से काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट के लिए। मतलब कि जैसे मान लो कभी एक तरह से जो हमारी मैं एक शॉप की एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई शॉप है अगर मान लो वहाँ पे एक तरह से फेस्टिवल्स के टाइम पे ओवर क्राउड हो गया और लिमिटेड एक तरह से वो है, क्या नाम कहते हैं उसको, एम्प्लॉयज़, लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं, तो कोई जैसे मान लो कि डिमांड ज़्यादा है तो एम्प्लॉयज़ अपना 100% नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो इंट्यूशन से अपने काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है 360 डिग्री अप्रेजल। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक परफॉर्मेंस के एम्प्लॉय को 4 तरीके से मेजर किया जा सकता है। पहला तो वो खुद करेगा, दूसरा सुपीरियर, तीसरा सबऑर्डिनेट और चौथा पीयर्स। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट की बात की गई है कि एम्प्लॉय अगर कॉस्ट बढ़ाएगा तो उसको नहीं रखेंगे और अगर ठीक ठाक रहेगा तो उसको रख लेंगे। उसके बाद असेसमेंट सेंटर, यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक से परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। यहाँ पे एक एम्प्लॉय के मॉनिटरी स्केल को देख के उसको रखा जाता है। अगर मॉनिटरी स्केल अच्छा रहेगा उसका तो रखेंगे, अगर नहीं रहेगा अच्छा तो नहीं रखेंगे। उसके बाद आता है प्रोसेस। इसमें प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड सेट करना, उसके बाद स्टैंडर्ड बताना एम्प्लॉयज़ में, उनके बाद उनकी परफॉर्मेंस चेक करना, मतलब मेज़र करना, उसके बाद उसको कंपेयर करना, फिर जो रिजल्ट आए उसको एम्प्लॉयज़ में डिस्कस करना और एक्शन लेना अगर कमी रह गई हो तो। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा मैनेजर्स है और वर्कर्स है उनके बीच में एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, हार्मनी डेवलप करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी वर्क करे। इसमें सबसे पहला लेवल आता है इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन। इसमें ये बताया गया है कि वर्कर्स को, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को भी एक तरह से डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना और उनके व्यूज़ लेना। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन में जो वर्किंग कंडीशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की उनको एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करना। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में बताया गया है कि एक जो मैनेजर है वो मोरली एक तरह से उसका मॉरल यही होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करे। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन में जो मैनेजर होता है वो जो हमारा एम्प्लॉय होता है उसको मतलब कि डिफरेंट व्यूज़ देता है और वो बेस्ट अल्टरनेटिव उसमें से बताता है कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। डिसिसिव पार्टिसिपेशन में मैनेजर बैठते हैं, एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, दोनों मिलकर साथ में डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्किंग कंडीशन के देख के हिसाब से जब वर्कर ज़्यादा एक तरह से सैलरी की डिमांड करने लगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, या तो वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो जाए या तो सैलरी अच्छी हो जाए। इसका सबसे पहला फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। यहाँ पे एक पार्टी को लॉस होगा तो दूसरी पार्टी को प्रॉफिट होगा। यहाँ पे इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, यहाँ पे ये बताया गया कि दोनों पार्टी मिल के चलेगी तो दोनों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में एम्प्लॉयज़ को अच्छा बोनस, अच्छा इंसेंटिव देना ताकि उनका एक तरह से काम करने में मन लगा रहे। कंपोजिट बार्गेनिंग में सिर्फ अच्छा इंसेंटिव ही नहीं देना, एक तरह से उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन देना। उसके बाद सिंगल प्लांट बार्गेनिंग में एक एम्प्लॉयर होगा, एक ट्रेड यूनियन होंगे, उसी के गाइडेंस में सब चलेंगे। इसमें आता है मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग में बेसिकली एक फर्म, उसके जो मल्टीपल ब्रांचेस होंगे वो उसको गाइड करेगा, उसके एक तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग में सब चलेंगे। गाइस अगला टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसमें सबसे पहला था कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन में दो पार्टी एक थर्ड पार्टी के पास जाती है अपनी ग्रीवियंसेस लेके और उससे सोल्यूशन मांगती है, जो वो सोल्यूशन देता है उसको मानती है। उसके बाद आर्बिट्रेशन में भी सेम होता है, थर्ड पार्टी के पास जाना, लेकिन वो जो अपना एक तरह से सोल्यूशन देगा वो बाइंडिंग होता है, उसको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद एडजुडिकेशन में हम लोग एक तरह से लीगल रेमेडी लेते हैं, मतलब कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेसिफिक डेट पे एक नोटिफिकेशन दे के कोर्ट बिठाती है जिसमें कि ग्रीवेंसेस सुने जाते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको बताता है कि एम्प्लॉयज़ किस तरह से सोशल सिचुएशन में
ग्रुपिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है फॉर्मल ग्रुप, जो कि फॉर्मल स्ट्रक्चर तरीके से किया जाता है। उसके बाद इनफॉर्मल आता है। इनफॉर्मल बेसिकली एक कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन के बेसिस पे किया जाता है। उसके बाद क्वालिटी सर्कल एक ऐसा ग्रुपिंग है जो कि किसी वर्क को इम्प्रूव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्रकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहला स्टेज होता है फॉर्मिंग, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से मिलते हैं। स्टॉर्मिंग, जहाँ पे वो पर्सनल फीलिंग शेयर करते हैं पर टीम वर्क में काम नहीं करते हैं। नॉर्मिंग में टीम वर्क में काम करते हैं। परफॉर्मिंग, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। एडजॉर्निंग में मतलब कि जब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के अचीवमेंट पे एक तरह से हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन में सबसे पहले था प्रोपेंटिटी थ्योरी, जहाँ पे बताया गया है एक मतलब कि ग्रुप में जितनी एम्प्लॉयज़ के बीच जितना नियरनेस रहेगा उतना जल्दी ग्रुप फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन्स इंटरेक्शन थ्योरी में ये बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ इंटरेक्ट करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे सिमिलर नेचर की, उतनी जल्दी ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस थ्योरी में बताया गया है कि जो सिमिलर एटीट्यूड होगा एम्प्लॉयज़ का, उनके बीच में ग्रुपिंग हो जाएगी। एक्सचेंज थ्योरी में ये बताया गया है कि एक एम्प्लॉय अपना मतलब रिवॉर्ड देख के ग्रुप ज्वाइन करेगा कि उसको बेनिफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट रिवार्ड, यही बताया गया है। पावर में बताया गया है कि हम लोग एक तरह से किस तरह से दूसरों से काम करवा सकते हैं। इसका 2 टाइप होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में आता है लेजिटिमेट पावर, मतलब एक इंसान की जब हायरार्की उसको जॉब पोजीशन देख के काम दिया जाए। रिवार्ड पावर, उसको रिवार्ड का एक तरह से इंड्यूस करके उसको काम दिया जाए रिवार्ड के लिए। उसके बाद कोरोसिव, मतलब उसको जैसे तैसे काम करवा लिया जाए किसी भी तरीके से। इंफॉर्मेशन पावर, मतलब कि एक कैंडिडेट, मतलब वो एक एम्प्लॉयज़ के पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको दूसरे एम्प्लॉयज़ से पहले काम दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखना है। एक्सपर्ट पावर में बात की गई है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जिस फील्ड में एक्सपर्ट होगा उसको वैसा काम दिया जाएगा। रिफरेंट पावर में बात की गई है कि एक इंडिविजुअल जब दूसरे इंडिविजुअल को रिफ़र करता है कि ये इस काम में एक्सपर्ट है, इससे काम करवाया जाए। चेरिस्मेटिक पावर, मतलब जब एक एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस और उसका एक तरह से डिटर्मिनेशन देख के जब दूसरा एम्प्लॉय एक तरह से इंस्पायर होता है, उसको सजेस्ट करता है, तो यहाँ पे वो बात की गई है। उसके बाद आता है एटीट्यूड, मतलब कि एक इंसान का फीलिंग या फिर बिहेवियर किसी काम के प्रति। इसमें सबसे पहला आता है कंपोनेंट में कॉग्निटिव, यहाँ पे माइंड से रिलेटेड बात की गई है। अफेक्टिव में बात की गई है इमोशनल रिलेटेड, कि एक इंडिविजुअल कितना जल्दी इमोशनल होता है एक पार्टिकुलर सिचुएशन में। बिहेवियरल कंपोनेंट में बात किया गया है कि उसका बिहेवियर कितनी जल्दी चेंज होता है एक पार्टिकुलर सिचुएशन में। गाइस, अगला टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। इसमें सबसे पहले आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब एक काम के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड होना कि मैं इसको कर लूँगा। और नेगेटिव एटीट्यूड दूसरा आता है जिसमें कि बताता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। न्यूट्रल, मतलब कि एक तरह से मुझको पता ही नहीं कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं। रेसिप्रोकल एटीट्यूड में वो आता है जो एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉयर के बीच में एटीट्यूड रहता है, जो टीचर स्टूडेंट के बीच में रहता है, मतलब उल्टा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दूसरा टॉपिक है जिसमें ये बताया गया है कि इसमें एजम्पशन और वो वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं जो कि ये गवर्न करते हैं कि पीपल को कैसे बिहेव करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इसके 2 थियरीज़ हैं। सबसे पहला आता है हॉफस्टीड डायमेंशंस। इन हॉफस्टीड ने ये डायमेंशन दी थी। इसमें सबसे पहला आता है पावर डिस्टेंस। इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो हियरार्कियल स्ट्रेंथ है, इसमें ये बताया गया। दूसरा आता है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले काम करना, एक्सप्लोट हो गया। कलेक्टिविज्म मतलब ग्रुप में काम करना। मैस्कुलिनिटी मतलब कि एक तरह से कुछ अचीवमेंट करने का अटमोस्ट एक तरह से मोटिवेशन। और फैमिलिटी में ये बताया गया है कि कॉपरेट करके चलना, सिंपैथी दिखाना। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, मतलब इसमें ये बताया गया है कि सोसाइटी किस तरह से टॉलरेट करती है जो अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन में बताया गया है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म मतलब कि प्रोडक्शन पे हम लोग फोकस करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में फोकस करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में। और लास्ट आता है इंटेलिजेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट। इंटेलिजेंस मतलब किसी भी एक्टिविटी में एकदम इंडल्ज हो जाना, रेस्ट्रेंट मतलब खुद को रोकना। और दूसरा इसमें थ्योरी आता है इसका ऑक्टापेस। ऑक्टापेस में बस ये नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है दूसरा हमारा टॉपिक कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से हम एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली तरीके से उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं। ये सब इसमें बेसिक वेजेस, एनुअल बोनस आ गया, डियरनेस अलाउंस आ गया, ओवरनाइट पेमेंट आ गया। ये जितने भी अलाउंस ये जितने भी पेमेंट हैं वेजेस, ये फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है।
फाइनेंशियल में वेरियस सैलरीज ये सब आ जाएंगी। नॉन फाइनेंशियल में उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के उसका ग्रोथ करना, चैलेंजिंग जॉब देख के उसका ग्रोथ करना, सुपरवाइजरी का काम देखे। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव। इसमें टाइम रेट सिस्टम पहला आता है जिसमें टाइम के बेसिस पे कितना टाइम लगा उसके बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। दूसरा पीस रेट सिस्टम, पीस रेट में एक तरह से देखा जाता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है। और ये दोनों का फार्मूला है, टाइम रेट का दोनों का फार्मूला है, हाल से प्लान का और ओवंस प्लान का फार्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ये था वीडियो, इसमें आपका होप पूरा रिवीजन हुआ होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट का।